नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उज्ज्वल राठौर है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में काम करने वाला एक वायरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों से इस बारे में डिटेल में डिस्कशन करूँगा कि ओमिक्रॉन क्या है, कितना ख़तरनाक है, वैक्सीन्स का ओमिक्रॉन पे असर होता है कि नहीं, और अगर पहले आपको इन्फेक्शन हो चुका है तो क्या ओमिक्रॉन से री इन्फेक्शन, दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने और अपने परिवार वालों को कोविड से सेफ कैसे रख सकते हैं इस ओमिक्रॉन की वेव में। आजकल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि बेटा कोई नया वायरस आया है क्या जिसकी वजह से कोविड फिर से फैल रहा है। तो मेरा जवाब होता है कि नहीं, कोई नया वायरस नहीं आया है। जो वायरस SARS-CoV-2 जो कोविड की बीमारी कॉज करता है, उसी वायरस का एक नया म्यूटेंट आया है जिसका नाम ओमिक्रॉन है। तो लोग मुझे बोलते हैं कि बेटा म्यूटेंट मतलब क्या, हिंदी में समझाओ आसान भाषा में। तो इससे पहले कि हम ओमिक्रॉन के बारे में बात करें, ये समझ लेते हैं कि म्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो म्यूटेंट्स को समझने के लिए मैं आपको एक हलवाई की कहानी सुनाता हूँ। इस हलवाई की दुकान में 30 तरह के पकवान बनते थे और हर पकवान की जो रेसिपी थी, जो विधि थी, वो हलवाई ने कागज़ पे लिखी हुई थी। तो उसने अपने बेटे को वो रेसिपी दी जब हलवाई बूढ़ा हो गया कि इससे पढ़ के तुम बना सकते हो। बेटे ने उस रेसिपी को दोबारा अपने हाथ से लिख लिया। लिखते लिखते उससे गलती हो गई। एक विधि को जब वो लिख रहा था, खीर बनाने की विधि को, तो उसमें हलवाई ने लिखा था कि 40 मिनट लगभग आपको पकानी पड़ेगा दूध, लेकिन बेटे ने 40 की जगह 4 मिनट कर दिया, 0 रह गई। तो ये जो बदलाव आ गया, उससे खीर ठीक से बनी नहीं। ये एक म्यूटेशन हो गई, एक चेंज हो गया उस रेसिपी में। फिर लेकिन दूसरा बेटा जो था हलवाई का, उसने गलती से 40 की जगह 50 लिख दिया। 4 समझ में नहीं आया उसको ठीक से, तो उसने भी एक म्यूटेशन कर दी, लेकिन 40 की जगह 50 मिनट दूध पकाने से खीर और बढ़िया बनी। तो ये भी एक म्यूटेशन थी। तो ऐसे ही जो सार्स कोरोना वायरस है, ये 30 प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन एक तरह से पकवान समझ लीजिए। अब 30 तरह की चीज़ें बनाता है जो वायरस को चाहिए होती हैं। लेकिन जब वायरस एक की 2 कॉपी बनाता है, जब वायरस किसी के शरीर में घुसता है, तो हमारे शरीर में घुस के हमारे सेल्स को इन्फेक्ट कर देता है और हमारे सेल्स को फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल करता है। पहले एक वायरस होता है, हमारे शरीर को इस्तेमाल करके 1 के 2 बनाता है, 2 के 4 बनाता है। हर बार जब वायरस 1 के 2 बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं उसके बनने में। तो जो उसके प्रोटीन्स होते हैं, 30 प्रोटीन्स, वो ठीक से नहीं बन पाते और म्यूटेशन हो जाती हैं। ज़्यादातर म्यूटेशन बेकार होती हैं, उनकी वजह से वायरस जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। बट लेकिन कभी कभी एक आध म्यूटेशन ऐसी निकल आती है जो वायरस को फ़ायदा पहुंचाती है, जिसकी वजह से वायरस जो है और मजबूत हो जाता है और ज़्यादा इन्फेक्शन करने लगता है, तेज़ी से इन्फेक्शन करने लगता है, या उसके अंदर ऐसी काबिलियत आ जाती है कि जिन लोगों को पहले इन्फेक्शन हो चुका है उनको भी दोबारा इन्फेक्शन कर पाता है। तो जब हम कहते हैं कि ओमिक्रॉन ओरिजिनल SARS-CoV-2 वायरस का म्यूटेंट है, तो इसका मतलब बस इतना है कि वो इसका एक बदला हुआ रूप है, ओरिजिनल वायरस का बदला हुआ रूप है, जिसको WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब क्या हुआ हिंदी में? वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब है कि ये चिंता का विषय है। ओमिक्रॉन वेरिएंट एक चिंता का विषय है, ये गड़बड़ फैला सकता है। ओमिक्रॉन सबसे पहले साउथ अफ्रीका में नवंबर में डिटेक्ट हुआ था और पिछले कुछ हफ्तों में दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत तेज़ी से फैला है। तो चलिए समझते हैं कि हम ओमिक्रॉन के बारे में क्या क्या जानते हैं आज की डेट में। 3 मेन चीज़ें हैं ओमिक्रॉन के बारे में जो हमें समझनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि ये कितनी तेज़ी से फैलता है, दूसरी चीज़ ये कि कितनी गंभीर बीमारी करता है, और तीसरी चीज़ ये कि क्या ये हमारे इम्यून सिस्टम का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो हमारी, उसको पछाड़ सकता है, उसको हरा सकता है क्या, वैक्सीन्स को हरा सकता है क्या। तो चलिए इस पहले समझते हैं कि कितना ट्रांसमिसिबल है, कितनी तेज़ी से फैलता है। ओमिक्रॉन के बारे में जो अभी सारी जानकारी है, काफ़ी देशों से डेटा हमारे पास अब है, वो ये दिखाता है कि लगभग डेल्टा वेरिएंट से दुगनी तेज़ी से फैलता है, और डेल्टा वेरिएंट पहले वाले अल्फ़ा से लगभग दुगनी तेज़ी से फैलता था। तो मतलब ये काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड होता है, बहुत जल्दी एक इंसान से दूसरे इंसान को इसका इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन बीमारी कैसी करता है? बीमारी करता है ये देखा गया है कि डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले लगभग आधे सीरियस केस होते हैं इसमें। मतलब अगर डेल्टा के केस में 100 में से 4 लोगों को गंभीर बीमारी हो रही है, तो ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन के केस में 100 में से 2 लोगों को गंभीर बीमारी हो रही है, अभी ऐसा लगता है। ओमिक्रॉन के बारे में एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ओमिक्रॉन से री इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कि अगर आपको पहले कभी कोविड-19 का इन्फेक्शन हो चुका है, तो भी आपको ओमिक्रॉन दोबारा इन्फेक्ट कर सकता है। अमेरिका में हुई स्टडीज़ और काफ़ी सारे दूसरे देशों में हुई स्टडीज़ में देखा गया कि जिन लोगों को वैक्सीन की 2 डोज लगी थी,
उन लोगों को ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन फिर भी हो रहा था, लेकिन वैक्सीन की तीसरी डोज, बूस्टर डोज लगवाने के बाद ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन होने का चांस काफ़ी घट गया। तो ये सारी चीज़ें जो हमने इसके बारे में सीखी, ओमिक्रॉन के बारे में समझी, जैसे कि बहुत तेज़ी से फैलता है, थोड़ी कम गंभीर बीमारी करता है और री इन्फेक्शन कर सकता है। ये बातें दो बहुत गंभीर सवाल खड़े करती हैं जो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं। पहला सवाल ये है कि ओमिक्रॉन अगर गंभीर बीमारी करता है तो फिर ओमिक्रॉन से डरने की क्या ज़रूरत है? ये नेचुरल वैक्सीन की तरह नहीं हो गया कि हमको होगा इन्फेक्शन और फिर हम लोग मतलब हल्की फुल्की बीमारी, बुखार उखार आएगा और ठीक हो जाएंगे, तो फिर ओमिक्रॉन से घबराने की क्या ज़रूरत है? दूसरा सवाल मेरे सामने आता है कि अगर वैक्सीन की डोज लगवाने के बावजूद लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है तो वैक्सीन का क्या मतलब है? चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में समझते हैं और इनका आंसर करते हैं। आज की डेट में 5 ऐसी रिसर्च स्टडीज़ आ चुकी हैं जो कि ये दिखाती हैं कि डेल्टा के इन्फेक्शन के मुकाबले ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन फेफड़ों में कम फैलता है, फेफड़ों में कम होता है। वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और मिडिल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में काफ़ी होता है, बट फेफड़ों की इन्वॉल्वमेंट उसमें कम होती है, जिसकी वजह से गंभीर लक्षण कम लोगों में होते हैं। तो इसलिए मेरे कई दोस्त भी ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि अगर ओमिक्रॉन से लोगों को गंभीर बीमारी कम हो रही है तो फिर ओमिक्रॉन की इतनी चिंता क्यों करनी है? ओमिक्रॉन को सीरियसली लेने का सबसे प्रमुख कारण ये है कि ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। मान के चलिए कि आपकी गली में 500 लोग रहते हैं और डेल्टा के टाइम पे उनमें से लगभग 100 लोगों को इन्फेक्शन हुआ था और 100 में से 10 लोगों की हालत गंभीर हुई थी। अगर ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैलता है, ऐसा कि हम देख रहे हैं, और तुम ये मानिए कि गली में उसी गली में आप 100 की जगह 200 लोगों को इन्फेक्शन हो गया और उन 200 में से 10 गंभीर हुए, तो आखिर में सिचुएशन तो सेम आ गई डेल्टा के साथ भी और ओमिक्रॉन के साथ भी। वो ये कि हॉस्पिटल्स भर जाएंगे और हॉस्पिटल में सही इलाज नहीं मिल पाएगा। फिर क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैलता है, इसका एक असर ये भी पड़ेगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेज, उनको इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो इलाज करने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट हमें जो ये सोचने वाली बात है इसमें, वो ये है कि वायरसेस चेंज होते हैं। जब वो एक इंसान के शरीर में जाते हैं और 1 के 2, 2 के 4 होते हैं तो उनमें म्यूटेशंस आती हैं। इसको बोलते हैं इवॉल्व होना। तो अगर वायरसेस ज़्यादा उनको फैलने का मौका मिलेगा, वायरस को ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे, तो उससे म्यूटेंट नए तरह के आने का चांस भी होता है। क्योंकि ओमिक्रॉन री इन्फेक्शन कर सकता है जिन लोगों को पहले इन्फेक्शन हो चुका है। तो ऐसे लोग जो पहले इन्फेक्शन होकर बच गए लेकिन उनको काफ़ी लंग डैमेज हुआ था, उनके फेफड़ों में काफ़ी नुकसान पहुंचा था, उनको अब अगर ओमिक्रॉन से माइल्ड इन्फेक्शन भी होता है तो वो थोड़ा सा और डैमेज फेफड़ों में जानलेवा भी हो सकता है। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जितना पॉसिबल हो सके हम सारी सावधानियां बरतें और ओमिक्रॉन से अपने को और अपने परिवार को बचाने की कोशिश करें। और मैं इस बारे में बात करूंगा कि क्या हैं वो सावधानियां। लेकिन अभी दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल ये है कि अगर वैक्सीन्स लगवाने के बाद भी लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो फिर वैक्सीन लगवाने का क्या पॉइंट है? क्यों लगवाएं वैक्सीन, या बूस्टर क्यों लगवाएं? तो इस सवाल की जवाब में जाने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करना चाहूँगा आप लोगों की वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं और वैक्सीन से क्या कोई फ़ायदा है ओमिक्रॉन के लिए। नहीं, इस सवाल का आंसर ढूंढने की हम साथ में कोशिश करेंगे। वैक्सीन्स हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि इम्यून सिस्टम को बीमारियों से लड़ने के लिए ट्रेन करने का एक तरीका है। जब हमारे शरीर में कोविड-19 की वैक्सीन डाली जाती है तो वो एक तरह से हमारे इम्यून सिस्टम को वायरस की फ़ोटो दिखाने जैसा होता है। तो हम उसमें कोई शरीर में ज़िंदा वायरस नहीं डाला जाता जो आपको इन्फेक्शन कर सके, बट एक वायरस की फ़ोटो की तरह एक चीज़ होती है जिसको देख के हमारा इम्यून सिस्टम सोचता है कि अरे यार ये वायरस आ गया शायद शरीर के अंदर, लेकिन वायरस तो होता नहीं है। लेकिन इम्यून सिस्टम क्या करता है, 2 तरह के सेल्स जो हैं उनको एक्टिवेट कर देता है शरीर के अंदर बीमारी से लड़ने के लिए, एक बी सेल और एक टी सेल्स। बी सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ वाई शेप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाई शेप के, जो कि वायरस को सीधा पकड़ सकते हैं और उसको हमारे सेल्स के अंदर घुसने से रोक सकते हैं, मतलब डायरेक्ट इन्फेक्शन रोक सकते हैं ये एंटीबॉडीज़। तो बी सेल्स ऐसे एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। और टी सेल क्या होते हैं, उनको किलर टी सेल्स भी बोलते हैं। वो डायरेक्टली अगर कोई सेल इन्फेक्ट हो गया, एंटीबॉडी रोक नहीं पाई उस चीज़ को, तो वो डायरेक्टली जाके उन सेल्स को मारने में हेल्प कर सकते हैं जो सेल्स इन्फेक्टेड हैं, या फिर वो बी सेल्स को हेल्प कर सकते हैं और एंटीबॉडी बनाने में। तो वैक्सीन से हमारे शरीर में बी सेल और टी सेल्स बन जाते हैं इस बीमारी से, कोविड से लड़ने के लिए इन्फेक्शन होने से पहले ही। तो हमारा शरीर तैयार होता है। तो जब कोई बाहर से वायरस आता है और अगर हमारे शरीर में उस समय खूब सारी एंटीबॉडीज़ हैं वायरस के अगेंस्ट, तो वो क्या करती हैं, ब्लॉक कर लेती हैं उसको,
ब्लॉक कर लेती हैं और इन्फेक्शन नहीं होने देती, तो आप बच जाते हो इन्फेक्शन से। लेकिन क्या होता है, वैक्सीन लगवाने के बाद देखा गया है कि कुछ महीने के बाद ये एंटीबॉडी के लेवल कम होने लगते हैं, और वो बहुत नेचुरल है ऐसा होना, क्योंकि आपका शरीर बिना बात के एंटीबॉडी थोड़ी बनाता रहेगा अगर वायरस आ ही नहीं रहा है तो उससे लड़ने के लिए। तो और ये देखा गया कि 6 महीने के बाद लगभग ये एंटीबॉडी के लेवल इतने कम हो जाते हैं कि वो इन्फेक्शन नहीं रोक पाते बहुत बार, और स्पेशली ओमिक्रॉन से नहीं रोक पाते इन्फेक्शन। तो आपको इन्फेक्शन फिर भी हो जाता है वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बावजूद, बिकॉज एंटीबॉडीज़ के लेवल बहुत लो हैं, लेकिन आपके शरीर में टी सेल्स तब भी बैठे होते हैं, और आपके शरीर में एक और तरह के बी सेल्स बैठे होते हैं जिनको बोलते हैं मेमोरी बी सेल्स। मतलब उनकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है, वो याद रखते हैं कि पहले ऐसे वायरस जैसा हमने कुछ देखा था वो वैक्सीन, तो हमने एंटीबॉडी बनाना सीख लिया था। अब हमारे पास एंटीबॉडी कम थी तो इन्फेक्शन तो हो गया, लेकिन हम लोग फटाफट से बनाना शुरू कर सकते हैं ताकि फेफड़ों तक ना पहुंच पाए इन्फेक्शन। तो जो वैक्सीन जब हमें लगती है तो कभी कभी आप सुनते होंगे टीवी में आजकल आता है कि ओमिक्रॉन 2 डोज लगवाने के बाद ओमिक्रॉन को इन्फेक्शन नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन उस इन्फेक्शन का मतलब है कि वो आपको इन्फेक्शन तो हो जा रहा है लेकिन ज़्यादातर केसों में फेफड़ों तक पहुंच के गंभीर बीमारी नहीं कर रहा है। तो वैक्सीन अपना काम कर रही है। वैक्सीन का काम करने का मतलब, वैक्सीन का क्या एम है, वैक्सीन लगाने का पर्पज़ ये होता है कि गंभीर बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से बचाव हो, और वो अभी भी भारत में लगने वाली वैक्सीन से भी हो रहा है। और जो लोग ज़्यादा उम्र के हैं, 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं, ऐसे लोग जिनको कोई गंभीर बीमारी है, जिनका शरीर का इम्यून सिस्टम किसी कारण वीक है, किसी कारणवश वीक है, ऐसे लोगों में वैक्सीन लगवाने के बावजूद, क्योंकि वैक्सीन तो सिर्फ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ट्रेन कर रही है, वैक्सीन कोई ऐसी दवाई नहीं है जो खुद वायरस से लड़ती है, वो आपके शरीर को ट्रेन करती है। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम किसी वजह से वीक है तो आपको वैक्सीन लगवाने के बाद भी गंभीर बीमारी हो सकती है। तो ओमिक्रॉन के केस में देखा गया है कि जो एंटीबॉडी बनी होती हैं वो इन्फेक्शन नहीं रोक पाती, लेकिन जो टी सेल्स हैं, ये आज ही रिजल्ट्स आए हैं कि जो टी सेल्स हैं वो फिर भी वहाँ पे रहते हैं और वो लड़ते हैं वायरस से और इन्फेक्शन को माइल्ड करते हैं। तो इसलिए वैक्सीन लगवाना जो है वो ये इंश्योर करता है कि ज़्यादातर केसेस में आपको गंभीर बीमारी नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि ये बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज क्या है, और अगर 2 डोज वैक्सीन से ही काफ़ी फ़ायदा है गंभीर बीमारी को रोकने में, तो फिर तीसरी डोज की क्या ज़रूरत है, बूस्टर की क्या ज़रूरत है। तो जब हमारे को पहली वैक्सीन की डोज लगती है तो हमारे शरीर के बी सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं वायरस से लड़ने के लिए, और मेमोरी बी सेल्स बनाते हैं, टी सेल्स भी लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब सेकेंड डोज लगती है तो सेकेंड डोज के बाद में क्वालिटी और क्वांटिटी, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के दोनों इम्प्रूव होते हैं। मतलब एंटीबॉडीज़ का लेवल और बढ़ता है, ऊपर जाता है, और जो किस तरह की एंटीबॉडी बन रही है उनकी क्वालिटी बेटर होती है। लेकिन विद टाइम मैंने आपको बताया कि 6 महीने के आसपास में काफ़ी लो हो जाते हैं एंटीबॉडी लेवल्स दोबारा से। तो अगर हम फिर से उस टाइम पे एक बूस्टर दे दें तो एंटीबॉडी लेवल एक तो दोबारा बढ़ जाते हैं, ऊपर से इस तरह की एंटीबॉडी बनने लगती हैं जो कि कई तरह के वेरिएंट्स को भी रोक सकती हैं, अलग अलग तरीके से ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन को भी रोक सकती हैं, अलग तरह के वायरसेस के वेरिएंट्स के इन्फेक्शन को। और जो ये हमारा मेमोरी बी सेल और टी सेल रिस्पॉन्स होता है ये भी और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो इस तरह का हो जाता है कि आपको उसके ये तीसरी डोज लगने के बाद में अगर इन्फेक्शन होता भी है तो वो आपके फेफड़ों तक इन्फेक्शन पहुंचने से रोकने के लिए ज़्यादा समर्थ हो जाता है, और इसलिए बूस्टर डोज से एडवांटेज होता है। बूस्टर डोज स्पेसिफिकली उन लोगों को रिक्वायर्ड है जिन लोगों का इम्यून सिस्टम उम्र की वजह से या किसी बीमारी की वजह से वीक है, या फिर वो लोग जिनका कोई इस तरह की दवाइयाँ या इलाज चल रहा है जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम दबा हुआ है, तो उनको तीसरी डोज से बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन सारे लोगों को तीसरी डोज मिलने से फ़ायदा हो सकता है। अभी सरकार ने शायद लॉजिस्टिकल रीजन्स की वजह से 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए बूस्टर को अप्रूवल दिया है, जल्दी ही मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आगे चल के ज़रूरी होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बूस्टर दें और सारी एडल्ट पॉपुलेशन को बूस्टर दें इंडिया में, जैसा कि बाकी काफ़ी देशों में किया जा रहा है, ताकि हम ये इन्फेक्शन की चेन को भी थोड़ा रोकें और हम ये इंश्योर करें कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनको गंभीर बीमारी होने के चांस एकदम ख़त्म हो जाएं। तो अगर आप बूस्टर के लिए एलिजिबल हैं तो जल्दी से जल्दी जाके बूस्टर लीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब हमारे पास काफ़ी सारे देशों से डेटा आ चुका है कि जो उन लोगों को वैक्सीन लगी है उन लोगों में कोविड-19 की वजह से डेथ होने का चांस 10 से 40 गुना कम होता है अनवैक्सीनेटेड लोगों के मुकाबले, और बूस्टर लगवाने पर डेथ होने का चांस और कम हो जाता है, इवन सीरियस सिम्टम होने का चांस और कम हो जाता है। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है तो इसको समराइज़ कर देते हैं। पहला पॉइंट, ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैलता है। दूसरा पॉइंट, ओमिक्रॉन री इन्फेक्शन कर सकता है अगर आपको पहले इन्फेक्शन हुआ है तो भी।
तीसरा पॉइंट, अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है तब भी आपको ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन हो सकता है। ऑल्दो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो ज़्यादातर आपको माइल्ड इन्फेक्शन होने का चांस रहेगा और बहुत कम लोगों को गंभीर इन्फेक्शन होगा। बट अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको गंभीर बीमारी हो सकती है। चौथा पॉइंट, बूस्टर लगाने से प्रोटेक्शन और बेटर होता है। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिए। ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 हफ्ते के अंदर ओमिक्रॉन इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ओमिक्रॉन के केसेस हर जगह, हर शहरों में एकदम से बढ़ेंगे। तो ऐसे में हम लोगों को अपनी तैयारी करके रखनी है ओमिक्रॉन से बचने के लिए, कोविड से बचने के लिए, अपने घर वालों को बचाने के लिए। और उसके लिए 2 मेन चीज़ हैं। सबसे पहली चीज़ वैक्सीनेशन। आपको ये इंश्योर करना है कि आपके घर में, परिवार में, दोस्तों में कोई ऐसा तो नहीं है जिसने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। और नहीं करवाया है तो उनको समझाने की कोशिश करिए कि अगर आपको पहले इन्फेक्शन भी हो चुका है तो वो इन्फेक्शन भी आपके इम्यून सिस्टम को उस तरह से ट्रेन नहीं करता है। आपके इम्यून सिस्टम को 2-3 बार ट्रेनिंग चाहिए पड़ती है इस तरह की चेंज होते हुए वायरस से लड़ने के लिए। तो इसलिए अगर आपको इन्फेक्शन हो चुका है तो भी आपको वैक्सीनेशन करवाना है। तो पहली चीज़ वैक्सीनेशन। दूसरी चीज़ कुछ प्रिकॉशंस। मुझे पता है कि हम सब लोग इतने साल से चलती हुई इस पेंडेमिक से कम्प्लीटली परेशान हो चुके हैं और हर कोई प्रिकॉशंस बोलता रहता है, लेकिन कुछ चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ेगा ताकि थोड़ी प्रिकॉशन लेके हम प्रोटेक्शन अपना मैक्सिमम बढ़ा सकें। तो पहली चीज़ है वेंटिलेशन का ध्यान रखिए। अभी केसेस जब ऊपर जा रहे हैं तब अपना ध्यान जो है, अपने जो अटेंशन है अपने बचाव के लिए, वो भी ऊपर जाना चाहिए। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आपको लोगों से मिलना है, बात करनी है, तो उसको खुले एरिया में करने की कोशिश करिए ताकि अगर कोई इन्फेक्टेड भी है तो उसके मुंह से जो वायरस निकलेगा वो बहुत सारी हवा में डाइल्यूट हो जाएगा और आपको इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाएगा। तो अगर घर में किसी से बातचीत होने लगे, कोई घर आ जाए, तो हमेशा खुली जगह में बैठ के बात करिए, विंडोज़ खुली रखिए, एयर सर्कुलेशन अच्छा रखिए। और अगर मिलना पड़े लोगों से तो कोशिश करिए कि बाहर मिलें, छोटी गैदरिंग्स में मिलें, ज़्यादा लोग ना मिलें एक साथ बहुत सारे, जब तक इन्फेक्शन ऊपर जा रहा है। जब एक बार वो कम आ जाएगा तो फिर से हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखिए, वैक्सीनेशन और वेंटिलेशन। तीसरी चीज़ ये है कि अगर इंडोर आपको कोई चीज़ करनी ही पड़े और इंडोर मिलना ही पड़ रहा है और कोई हाई रिस्क सिचुएशन है तो कोशिश करिए कि N95 या KF94 मास्क आप यूज़ करें। अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो सर्जिकल मास्क के साथ में मिला के कॉटन मास्क आप यूज़ कर सकते हैं अपना प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए। फाइनली मैं अपने दोस्त के एक सवाल के जवाब के साथ ये टॉक ख़त्म करना चाहूँगा। उसने मुझसे पूछा कि भाई ये ऐसे ही चलता रहेगा या कभी ख़त्म भी होगा ये पेंडेमिक। तो उसका जवाब ये है कि ख़त्म होगा, ख़त्म हो रहा है। जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे हाई रिस्क या फिर गंभीर बीमारी होने के चांस घटते जा रहे हैं। अब बड़े लोगों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बूस्टर्स भी स्टार्ट हो रहे हैं तो उससे और रिस्क घटेगा लोगों का। फिर अब जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रही है, उससे भी सेफ्टी बढ़ेगी ओवरऑल कम्युनिटी की। और उसके बावजूद भी जिन लोगों को गंभीर बीमारी होगी उनके लिए नए नए एंटीवायरल्स आ रहे हैं। जैसे कि US में भी फाइज़र का पैक्सलोविड नाम की दवाई आ गई है जो एंटीवायरल है, जो लगभग 90% तक कोविड से डेथ के चांसेस को कम कर देती है। जिन लोगों को वैक्सीनेशन के बावजूद गंभीर सिम्टम्स होंगे उनको इस दवाई से बहुत मदद मिल सकती है। ऐसे ही मर्क की भी एंटीवायरल आई है जो 30% कम कर देती है रिस्क। तो ऐसे ही आने वाले कुछ महीनों में हमें बहुत सारी कंपनियों की बहुत सारी इस तरह की एंटीवायरल्स आएंगी और धीरे धीरे जो बीमारी है धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। तो पॉजिटिव रहिए, 2022 इस साल से बेटर होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और शायद जल्दी हम सब लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ बढ़ पाएंगे, यही उम्मीद है। धन्यवाद।